Hello, good morning. I guess we are meeting after a very long time. Sorry for the delay. रुकावट के लिए खेद है. ऐसे ही सरकार में बोला जाता है कि यांत्रिकी खराबी थी और उसी के कारण आशा करते हैं कि आपने प्रतीक्षा हमारी बहुत की है. But I'll try to finish the lectures as soon as possible before the prelims. And yes, we can start. अभी तक हमने इतिहास के अंदर जो पढ़ा है और जो देखा है उसी की ही बात करेंगे आज. ओके देखिएगा कि एक ऐसा सब्जेक्ट हम लोग अभी पढ़ रहे थे और इसके पहले हमने जो देखा था वो एसेंशियली ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया था. ओके यहाँ पे कैप्टन रसल और उनकी जो फौज होती है किस तरह से यहाँ पे आती है और किस तरह से यहाँ के प्रिंसली स्टेट्स को हटा दिया जाता है, यहाँ के नेटिव स्टेट्स से उनको हटा दिया जाता है, यूरोपियन पावर्स से उसके पहले जैसे पोर्चुगीज थे, फ्रेंच थे, उनको हटा दिया जाता है एंड फाइनली यहाँ पे ब्रिटिश कन्क्वेस्ट करते हैं. उसके बाद ये लोग अपनी अपनी नई नई पॉलिसीज लेके आएंगे. पॉलिसीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि दे विल ब्रिंग अप दी डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज. से फॉर एग्जांपल लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज लेके आए. लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के साथ साथ यहाँ पे सोशियो कल्चरल चेंजेस लाने की कोशिश की गई. ओके तो इसके पहले के क्लासेस के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ने ऑलरेडी उसको रिवाइज कर दिया होगा. एंड ज़्यादा हम लोग उसके अंदर ज़्यादा नहीं जाते हुए हम लोग आगे के जो टॉपिक्स है उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करेंगे आज के क्लासेस के अंदर. ओके बट इम्पॉर्टेंट वही है कि जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे राइट फ्रॉम 1757 जहाँ से प्लासी की शुरुआत हुई, प्लासी के बाद बक्सर आया 1764 तक आते आते और उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद और दीवानी राइट्स कंपनी को मिल जाते हैं और वहाँ से ही कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो यहाँ कंटिन्यू हो जाता है. साथों साथ हमने ये भी देखा था कि किस तरह से यहाँ पे बहुत सारे एक्ट्स पास किए जाते हैं. इनिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल होता है टिल 1858 और उसके बाद क्राउन कैसे टेक ओवर ले लेता है उनके ऊपर से. ओके सो व्हेन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस उसी को ही बोला जाता है इंडियन रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश रूल. इंडियन रिस्पॉन्स के तहत बहुत सारे इकोनॉमिक क्रिटिक्स भी उभर के आएंगे जो वो लोग बताएंगे कि भाई अंग्रेजों ने हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया है. साथों साथ बहुत सारी म्यूटिनीज होगी, बहुत सारे रिवॉल्ट्स हो गए. जैसे ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सेस की तौर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा जो सिविलियन पीसेंट्स एंड ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए थे. एसेंशियली सिविलियन ट्राइबल और पीसेंट रिवॉल्ट्स के पीछे एक ही चीज सबसे बहुत इंपॉर्टेंट थी. इंपॉर्टेंट वही थी कि दे वर एसेंशियली अगेंस्ट दी लोकल ग्रीवेंसेस. जो इश्यूज जो थे, जो मुद्दे थे वो बहुत लोकल थे. अंग्रेजों ने आके उनकी जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल पैटर्न थी वो चेंज कर दी थी और इसी के कारण वो लोग भड़क उठे और इमीडिएट अथॉरिटी जो भी थी उसके सामने ये लोग रिवॉल्ट कर रहे थे. 1857 का जो रिवॉल्ट था वो भी हमने जानने की कोशिश की थी कि किस तरह से 1857 के अंदर जो विद्रोह हुआ और उसके पीछे के कारण कौन से जिम्मेदार थे. उसके पीछे के कारण एसेंशियली ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज ही थी. वो चाहे नेटिव स्टेट्स का एक्सपांशन हो, वो चाहे आपकी इकोनॉमिक इन्फ्रिंजमेंट होगी. यहाँ पे हमारे जो ट्रेडिशनल वर्किंग क्लास था, हमारा ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, उसको खत्म कर दिया गया. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है. साथों साथ यहाँ पे जो सोल्जर्स थे वो चिंगारी बन के उभर के आते हैं क्योंकि उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था और फाइनली उसी के कारण आपका 1857 का रिवॉल्ट वहाँ से शुरू होता है. ओके उसके बाद हमने धीरे धीरे हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इंडियन रिस्पांस का जो मॉडर्न रिस्पांस था वहाँ पे आपके पॉलिटिकल एसोसिएशंस की स्थापना होती है. इट ऑल स्टार्टेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बंग भाषा परीक्षक सभा व्हेन द एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय एस्टैब्लिश्ड अ पॉलिटिकल बॉडी. उसके बाद फिर लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन की शुरुआत हो जाती है. धीरे धीरे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन जैसे आदि इत्यादि बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस से यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल इंडियंस से थोड़ा बहुत जो आपका शिक्षाविद वाला जो वर्ग था वो लोग उभर के आएंगे और वो लोग सब स्थापना करेंगे अलग अलग राजकीय संगठनों की. इन कोर्स ऑफ टाइम इनको लगा कि हमको एक हो जाना चाहिए और ये लोग 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना करेंगे. एसेंशियली कांग्रेस की स्थापना के पीछे के हमने दो इसके थियरीज भी देखे थे. एक तो था द सेफ्टी वॉल थियरी जिसको बोला गया है द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वाज अ मिथ. क्यों? क्योंकि एओ ह्यूम जो कांग्रेस के फाउंडर थे ही वाज अ ब्रिटिश सिविल सर्वेंट और बहुत सारे हिस्टोरियंस और इंक्लूडिंग इंग्लिश हिस्टोरियंस ने बताया था कि भाई साहब एओ ह्यूम ने तो हम लोग को उल्लू बना दिया है. बट इंपॉर्टेंट हमने ये भी देखा है कि जब हम लोग एओ ह्यूम के लिए बताया जाता था कि उसने हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स को जो उस टाइम के अर्ली नेशनलिस्ट थे उनको मॉडरेट्स बोला करते थे, नरमपंथी विचारधारा वाले लोग थे. उनका मानना ये था कि भाई हम लोग अभी एक बड़ा ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो हो सकता है कि अंग्रेज हमको सप्रेस कर दे
और इसी के कारण जब बिपिन चंद्र जैसे ऑथर्स लिखते हैं कि इट वाज द इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स हु यूज एओ ह्यूम एज अ राइटनिंग कंडक्टर रेदर देन एओ ह्यूम यूजिंग इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स एज अ सेफ्टी वॉल। ओके, तो किस तरह से कांग्रेस की स्थापना होती है? कांग्रेस के अर्ली नेशनलिस्ट थे, उसको मॉडरेट्स बोला जाता था, और मॉडरेट्स की ही हमने जो इकोनॉमिक डिमांड्स, पॉलिटिकल डिमांड्स, अभी तक के जो भी इश्यूज हो रहे थे, वो लोग बहुत सारी चीजें देख के आए थे। भारत के लोगों का किस तरह से प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सिविल राइट्स नहीं मिल रहे थे, आर्थिक रूप से किस तरह से इंडिया को कंगाल कर दिया गया था, ये सब चीजों का उन्होंने मुद्दा उठाया और अपनी एक पॉलिटिकल एक्शन शुरू करते हैं। 1885 से लेके 1905 तक ये पूरा का पूरा मुद्दा इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है। एंड बाय 1900s आपको देखने को मिलेगा कि एक और रिएक्शनरी ट्रेंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर उभर के आ रहा था, और वो रिएक्शनरी ट्रेंड या रिएक्शनरी आइडियोलॉजी जो थी वो चरमपंथी विचारधारा वाली थी, और इसी को ही इसके लिए इनको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिज्म के ओरिजिन के पीछे के कारण भी हमने पिछले क्लासेस के अंदर देखे थे, और वहां से धीरे 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 राष्ट्रवाद की जो गंगा धमना थी, द रिवर ऑफ नेशनलिज्म, द फ्लो ऑफ नेशनलिज्म वाज स्ट्रेंथनिंग डे बाय डे इनटू दिस प्रोविंस ऑफ बंगाल, एंड द ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम थॉट कि अभी इन लोग को हमको दबाना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड पे मॉडरेट्स है जिन्होंने पूरी की पूरी पॉलिटिकल बैकग्राउंड तैयार कर दिया था, रिसर्च किया था, बड़ी बड़ी किताबें लिखी थी, उन्हीं का ही बेस बना के एक्सट्रीमिस्ट एक चीज उसको आगे लेके जाते हैं, और वहां से ही इसी के कारण बंगाल बाय 1900s एंड 1905 तक आते आते इतना पॉलिटिकली एक्टिव हो रहा था, एंड इट वाज चैलेंजिंग द गवर्नमेंट एट एवरी कॉर्नर। ओके, हर एक चीज के ऊपर सरकार को पकड़ के ये लोग बोला करते थे कि भाई साहब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और वहां से ही बैकग्राउंड के अंदर आपका धीरे 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 डेवलपमेंट शुरू हो रहा है। आज के क्लासेस में हम लोग स्वदेशी मूवमेंट से शुरुआत करेंगे, जो हमने पिछले क्लासेस पे उसको खत्म किया था, और वहां से हम लोग कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। साथों साथ हमको एक चीज और भी देखनी है, जो अभी तक के जो सेशंस हो गए, इसके बाद वाले जो लेक्चर्स हो गए, उसमें मैं आपको कांग्रेस के सेशंस के बारे में बताता रहूंगा, या कांग्रेस की विचारधारा को लेकर बताया करूंगा, या कांग्रेस किस तरह से काम कर रही थी उसके बारे में हम लोग ज्यादा चर्चा करेंगे। अब आप समझ लीजिएगा कि कांग्रेस में क्वेश्चंस कहां से आते हैं। I'll try to restrict myself with respect to prelims, और वहां पे किस तरह से कहां से क्वेश्चन बनाया करती है यूपीएससी। ओके, अब देखिएगा कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क कि कांग्रेस को लेके कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि ये सेशन कहां पे हुआ था भाई साहब। अब देखिएगा कि मैंने, अगर आप पुराने क्लासेस को याद करोगे तो मैंने आपको एक चीज ऑलरेडी बता दी है कि कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स को आप याद करिए। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव वाज नेशन बिल्डिंग। ओके, अब देखिएगा कि नेशन बिल्डिंग के अंदर जब कांग्रेस की हम लोग बात करेंगे तो कांग्रेस क्या कर रही थी कि कांग्रेस स्टार्टेड रोटेटिंग इट्स सेशंस, कि भाई साहब पहला सेशन, फलाना सेशन कहां होगा, कि मुंबई में किया, दूसरा कलकत्ता में किया, चौथा अहमदाबाद में किया, पांचवा दिल्ली में जाके कर रहे। एज अ रिजल्ट आपकी राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म या कांग्रेस की जो विचारधारा थी वो लोगों के साथ आप आराम से पहुंचा पाए, एंड आप एक अच्छा पॉलिटिकल बेस और पॉलिटिकल एजुकेशन लोगों को उस टाइम पे सिखाना था ना कि राजनीति क्या है, हुम वी आर फाइटिंग अगेंस्ट। हमारे लोगों को तो पता नहीं था कि यार यहाँ पे इतना बड़ा वो है ना कि डेविल, जो कैप्टन रसेल और उनकी जो वही विचारधारा वाले लोग थे, उनको हम लोग को दबाने की कोशिश कर रहे थे। ओके, सो प्लेस ऑफ सेशन से क्वेश्चन आता है। ईयर ऑफ सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फलाना सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा था, क्योंकि वहां पे कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया था। कांग्रेस की स्थापना और उसके इर्द गिर्द के बहुत सारे सेशन से वहां पे कभी कभी यहां से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत आता है, हर ऑल्टरनेट ईयर के अंदर दिखेगा कि भाई फलाना भाई या ढिमका भाई कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, या फलाना भाई या ये समझ लीजिए कि रमेश भाई हमारे कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट के सेशन हुआ करते, पहले सेशन के प्रेसिडेंट थे, या हो जाएगा कि भाई चंपा बहन हमारी कांग्रेस की तीसरे सेशन की प्रेसिडेंट हुआ करती थी। ओके, इंपॉर्टेंट यही है कि जैसे आप हर एक पिछले साल के पेपर्स देखिएगा कि क्वेश्चन आया, जैसे लास्ट ईयर आया कि सरोजिनी नायडू प्रेसिडेंट थी, उसके पहले आया था कि भाई एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, या सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ओके, बदरुद्दीन तैयब जी वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को जो जो इंपॉर्टेंट सेशंस हो गए उसको लेके भी हमको प्रेसिडेंटशिप देखनी पड़ेगी कि भाई साहब 1907 के अंदर किसने अध्यक्षता की थी, 1907 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ वो कहां पे हुआ। ओके, साथों साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू जहां से उभर के आ रहा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहां से आता है, वो है रिजोल्यूशन। अब देखिएगा कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, और मैंने पुराने क्लासेस में भी बताया है आपको कि व्हेन द कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड, वो साल में एक दफा मिला करते थे, और साल में एक दफा मिलके दिसंबर महीने के अंदर इनकी मीटिंग होती थी, चाय समोसा वड़ा पाव खा के एक प्रस्ताव पास किया जाता था। उसके बाद सब लोग डिस्पर्स हो जाते हैं, फिर एक और साल होता, फिर से पूरा का पूरा डेवलपमेंट चलता।
अभी इंपॉर्टेंट ये है कि वो प्रस्ताव जो पास किया जाता था या रिजोल्यूशन विच वाज पास बाय द कांग्रेस एट दैट टाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्यों? क्योंकि फलाने ईयर के अंदर कांग्रेस ने कोई रिजोल्यूशन पास किया है, वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि भाई ये साल के अंदर, ये सेशन के अंदर कांग्रेस ने ये 3 इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन पास किए। उसके सामने कभी कभी क्वेश्चन आता था कि हम कांग्रेस ने सरकार से कोई मांग कर दी होगी बड़ी कि भाई साहब आप ये बड़ी चीज कर दो, ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दो, आपके इकोनॉमिक एक्सपेंसेस कम कर दो। फिर सरकार सामने आएगी, बोले सरकार को रिजोल्यूशन पास करके उनको लेटर लिखते हैं कि भाई हिज एक्सीलेंसी, योर एक्सीलेंसी करके, बोले जय भारत के साथ आपको ये जान करना चाहते हैं, बट ये कुछ चलता नहीं था आगे। ओके, अल्टीमेटली गवर्नमेंट रिस्पॉन्स भी आपको देखना पड़ता है कि सरकार क्या बता रही थी इसको लेके। थर्डली, इसके साथ साथ जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपके कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, और मैं सबसे आपको अभी ग्रेवी बता रहा हूँ। आप देखिएगा कि आप वो पंजाबी सब्जी जब बनाते हो तो फिक्स चीज होती है। जैसे आप पनीर की कोई सब्जी बनाओगे तो टमाटर लगेगा, प्याज लगेगा, आपके लाल ग्रेवी वाला होगा तो आप पनीर पसंदा बना लो या पनीर कढ़ाई लगा दो, उसमें जो तड़का मारा जाता है या मसाला बनाया जाता है वो सब सेम रहता है। इसी तरह से इंडियन नेशनल मूवमेंट को आप क्लासिफाई कर दो, आप उसको कैटेगराइज कर दो, तो आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी, और मैं भी ट्राई करूंगा कि उसी तरह से आपको इन्वॉल्व कर सकूं। जनरली मूवमेंट्स को लेके क्वेश्चन कहां से आते हैं? देखो, अब ग्रेवी सेम रहेगी, पनीर पसंदा बनाओ या वो आपका पनीर लबाबदार या पनीर टिक्का मसाला बना दो, ओके, लाल ग्रेवी वाले ही रहते हैं। पहला एक क्वेश्चन आता है वो है व्हेन इट हैपेंड, कब हुआ था ये आंदोलन? 1905 में हुआ, 1930 में हुआ, कौन से साल में हुआ था? पहला एक मुद्दा आपको समझना है, तोड़ ही देने का, एक आराम से यू ब्रेक अप दिस मूवमेंट एंड ट्राई टू सी फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि ये आंदोलन कब हुआ था। चाहे एनसीएम हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, गदर मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, कितने मूवमेंट पढ़ोगे भाई साहब? इस तरह से तोड़ के पढ़ोगे तो बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही उम्दा रहेगा। और इसी तरह से हमारे जो शेफ है संजीव कपूर, वो बताते हैं ना कि नमक स्वाद अनुसार, नमक बदलता रहता था। नमक की जो नमक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। पहले 1915 के पहले तक मूवमेंट से उसमें नमक नहीं हो रहा था। नमक मतलब हमारे बापू नहीं आए थे, और वहां से जो स्वाद अनुसार जो वहां से तड़का लग रहा था नमक का, वही 1915 के बाद चेंज हो रहा है। मैं आपको पढ़ाता रहूं। से फॉर एग्जांपल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्टार्टिंग डेट कौन सी थी? कभी कभी पूछता है यूपीएससी कि फलाना दिन को क्या हुआ था, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ द स्टार्टिंग डेट। अभी बहुत सारी 20, 25, 50 आपको डेट्स याद रखनी पड़ेगी, बट एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रिपरेशन वो तो बहुत लाजमी है। इतिहास बहुत ही एक कंपैरेटिवली बहुत इजी सब्जेक्ट बोला जाता है व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी, रेदर देन अब वो स्कूल वाले जो मगिंग कर रहे थे, जो क्रैम कर रहे थे, वो रट्टा मारना पड़ रहा था, उससे तो कंपैरेटिवली काफी इजी लगता है। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि वेयर इट हैपेंड, कहाँ हुआ था? से फॉर एग्जाम्पल सम मूवमेंट्स और सम रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज वर कन्फाइंड टू वन पर्टिकुलर एरिया ऑफ दिस कंट्री। से फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं आपको स्वदेशी मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, जो हम लोग इसके बाद वाले अगले कुछ पलों के अंदर हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। बंगाल के अंदर ही सीमित था या बाहर भी हुआ था? कभी कभी कोई आंदोलन ऐसे थे जो कहीं बाहर से ही, अब्रॉड से ही कंटिन्यू हो रहे थे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के। से फॉर एग्जाम्पल वॉज इट हैविंग एन ऑल इंडिया एस्पेक्ट और इट इज कन्फाइंड टू वन पर्टिकुलर एरिया, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। तीसरा आता है यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट हु वर द लीडर्स। भाई साहब, किसने इसकी अध्यक्षता की थी? कौन धरने पे बैठा था? कौन उपवास पे बैठा था? कौन पैदल चल रहा था? किसने बोल दिया कि आज जो तेरा खून ना खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आई बेकार वो जवानी है। अभी ये एक ऐसा मूवमेंट था जहां रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के तौर के ऊपर बैकग्राउंड में ये स्टेटमेंट बोला गया था। और यहां से हर एक आप ऑल्टरनेट ईयर्स के अंदर देखिए कि ईच एंड एवरी ईयर यू विल फाइंड द क्वेश्चन बिलोंगिंग टू लीडर्स ऑफ दिस इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो सब मूवमेंट हुए, स्वदेशी के अंदर कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, या आपके क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर कौन कौन अध्यक्षता कर रहा था, साथों साथ द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, हु पार्टिसिपेटेड, वाज इट द कॉमन मैन, वाज इट द ऑल इंडिया द स्टूडेंट्स, वाज इट द वुमेन, और ये आपको सबके सब देखने मिलेंगे। अब देखिएगा कि इसके अंदर भी पूरा चेंज हो रहा है। चेंज किस तरह से कि चेंज की जो लेवल जो थी वो किस तरह से अप एंड डाउन होती है। Pre-1915 you will see the involvement of women is compared to post-1915 is less. The reason is बोला जाता है बहुत बार कि गांधी जी उस टाइम पे नहीं आए थे, and when Bapu was not here, his method of satyagraha was not so much popular. And इसी के कारण, और गांधी ने लोगों को क्या बताया, बोले सत्याग्रह, बोले सत्य के पथ के ऊपर चलना है, I am walking on the path of truth,
नो एंड समवन इन्फ्रिंजेस इन बिटवीन, तो वो गलत है भाई साहब, मैं गलत नहीं हूँ, एंड लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन उसके बाद बढ़ जाता है, वो कंपेयर टू आपको प्री 1915 के मूवमेंट्स के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी आता है कि व्हाट वाज द रीजन फॉर द मूवमेंट टू बी इनिशिएटेड, ऐसा क्या कारण हो गया था कि आपको आंदोलन करना पड़ा, क्विट इंडिया मूवमेंट के पीछे क्या कारण था, या आपका नॉन कॉपरेशन या खिलाफत इश्यू जो था उसके पीछे, हर एक के पीछे कारण था। बंगाल का जो आपका स्वदेशी मूवमेंट था उसके पीछे का फंडामेंटल रीजन क्या था, उसका फंडामेंटल रीजन वही था कि अंग्रेज बंगाल का विभाजन करना चाहते थे, दे वांटेड टू डिवाइड बंगाल, और इसी के कारण ये पूरा का पूरा मूवमेंट चला। सेकेंडली लोकल ग्रीवेंसेस होते हैं, कभी कभी इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, अदर इश्यूज होते हैं, और एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इश्यूज होता है, वो भी आपको इसके अंदर जानने को मिलता रहेगा। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, वो है हाउ वाज द प्रोग्राम कंसीव्ड, प्रोग्राम किस तरह से कंसीव, जैसे आंदोलन हुआ, आंदोलन तो चलो हुआ, ये लोग यहाँ गए, किसी ने धरना किया, किसी ने स्ट्राइक किया, पर वो लोगों का मोबिलाइजेशन कैसे किया जाता था, व्हाट वाज द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं कि ये फलाना भाई ने उपवास किया था, नहीं किया था, या ये भाई यहां से पैदल चल रहे थे, या किसी ने नॉन कोऑपरेशन असहयोग की तरफ चले गए, पर असहयोग किस फॉर्म तक रखा था, was it restricted to the boycott of the goods, did they went beyond from the boycott and to the boycott of the government and the representatives bodies, या उससे भी एक स्टेप आगे जाके बोल दिया कि भाई हम लोग आपके साथ कानून का ही पूरा तोड़ देंगे, सिविल डिसओबीडियंस की तरफ चले जाएंगे, वी विल ब्रेक द लॉज, बोले जो उखाड़ना है उखाड़ लो। एंड फाइनली एक और यहां से एक मुद्दा आता है, वो है आपका जब मूवमेंट पढ़ोगे वो है व्हाई द मूवमेंट फेल्ड। आपका आंदोलन इतना अच्छा चल रहा था तो अचानक से ही ये क्यों फेल हो गया। आप हर एक मूवमेंट देखिएगा, एक दो साल तक वो है ना कि नया नया होता है ना, एकदम जोश में सब कूद पड़ते हैं, फिर धीरे 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 एनर्जी डाउन हो जाएगी। was it the same reason कि आपकी एनर्जी डिसिपिएट हो रही थी, ये और कोई कारण भी थे। कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा कि इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही थी आइडियोलॉजीज की विद इन द कांग्रेस और दी पीपल हु फाइटिंग दिस मूवमेंट्स, उनके अंदर भी इशू हो रहा था ड्यू टू लीडरशिप क्राइसिस। वन ऑफ द फंडामेंटल रीजंस, अगर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम लोग आगे के क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे तो उसमें एक ही चीज समझ में आ रही थी, वो था कि हर एक आंदोलन आपका इतना पुरजोश के साथ शुरू होता था, बट एक दो साल आते आते है ना खत्म हो रहा था। क्यों? द फंडामेंटल रीजन अगर आप देखोगे वो है आपकी लीडरशिप क्राइसिस। आपके जो नेता होते हैं या कहीं पे भी पॉलिटिकल वैक्यूम होगा ना, वो पॉलिटिकल वैक्यूम के कारण ही और कोई चीजें उभर के आ रही थी। जैसे आप देखिएगा कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो क्रांतिकारी प्रवृत्तियां हो रही थी, उसके पीछे का फंडामेंटल रीजन क्या था कि खाली दिमाग शैतान का घर, कोई चैनलाइज करने वाला इंसान नहीं था वहां पे, और चैनलाइज करने वाला इंसान नहीं था तो हमारे जैसे नौजवान को लगता था कि अंग्रेजों को हम लोग गोली का बदला वो गोली से लेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देखे, ऐसी विचारधारा वाले लोग थे। दैट युगांतर बोलता था दैट द फोर्स मस्ट बी स्टॉप बाय फोर्स। तो ऐसी विचारधारा वाले लोग थे, वो उभर के आ रहे थे, एंड एसेंशियली एज अ रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि एक रिवॉल्यूशनरी या थोड़ी बहुत वायलेंस एक्टिविटीज के पीछे चले गए। कभी कभी ब्रिटिश सप्रेशन भी इसके पीछे जिम्मेदार था कि आपका मूवमेंट फेल हो गया। कभी कभी ब्रिटिश की जो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी थी वो भी बहुत जिम्मेदार थी। हम लोग आगे के क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ट्रेंड बता देता हूँ अभी, देखिए याद करिएगा, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आएंगे मेंस के अंदर। आप कितने भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देख लीजिए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब पास किया होगा ना, उसके 1 या 2 साल पहले तक आपके कोई बड़ा बहुत ही मूवमेंट चल रहा होगा और वो मूवमेंट ने अंग्रेजों को हचमचा दिया होगा। राइट फ्रॉम 1861 का काउंसिल एक्ट देखिए, 3 साल पहले क्या हुआ था, रिवॉल्ट। उसके बाद आप कंटिन्यूसली देखिए कि जैसे काउंसिल एक्ट हुआ 1891-92 वाला, 6 साल पहले कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1-2 साल तक तो कांग्रेस अच्छा चलता रहा, गवर्नमेंट के थोड़े बहुत लॉयल तरह से ओपिनियन अपना दर्शा रहा था। फ्रॉम 87-88 ऑनवर्ड्स उसने दबाने की कोशिश की। फिर से आपको 1909 के अंदर जो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स है, उसके पीछे 1908 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि स्वदेशी आंदोलन खत्म हो रहा था, और स्वदेशी आंदोलन ने सरकार की जो फाउंडेशन था, उसकी जो नींव थी, दैट द ब्रिटिश रूल इज इनविंसिबल, वो खत्म कर दिया था, वो मिथ तोड़ दिया था। बोले मिथ्या है, अंग्रेजों को चैलेंज कर सकते हैं और अच्छी तरह से चैलेंज करेंगे, वो स्वदेशी आंदोलन ने प्रूव किया था। 1919 का आया मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स या आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। पीछे बैकग्राउंड के अंदर देखोगे 1918 तक देखने को मिलेगा आपको कि होम रूल मूवमेंट चल रहा था। फिर से कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, किसी को दबाया जाता था और दूसरा जो इंसान आएगा उसको कैरेट दे दिया जाता था कि भाई तुमको सत्ता मिल रही है, अभी आंदोलन मत करिएगा।
अगेन 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पीछे बैकग्राउंड के अंदर देखोगे कि पीछे नॉन कॉपरेशन और सिविल आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सॉरी बैकग्राउंड के अंदर चल रहा था। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जब आरटीसी फेल होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, उसके बाद गांधी फिर से उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, फिर से सरकार कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के तहत। इंपॉर्टेंट एक ही गोल था सरकार का भाई साहब, वो गोल यही था कि हो सके उतने इंडियन प्रोटेस्टर्स या इंडिया के जितने भी आंदोलनकारी है ना, उनको आप पूरी तरह से जो मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसके बाद उसको उनको है ना सत्ता पे बिठा दो। वो है ना कि एक बार वो शेर होता है ना, शेर एक बार वो है ना खून चख लेता है ना, तो उसको आप फिर ये दाल चावल या सब्जी खिलाओगे ना, उसको मजा नहीं आएगी, उसको चाहिए, उसको थोड़ा बहुत उस तरह से उसका जो प्रोटीन, हाई प्रोटीन इंटेंसिटी वाला डाइट चाहिए, उसी तरह से वो पूरी की पूरी चीजें कंज्यूम करेगा। ओके, यहाँ से ही हम लोग आज का मूवमेंट जो शुरू कर रहे हैं वो है स्वदेशी मूवमेंट और पार्टीशन ऑफ बंगाल किस तरह से शुरू हुआ। आशा करता हूँ कि आप पुरानी स्लाइड्स को, ये पिछली की 2 साइड से मूवमेंट के पीछे के एमसीक्यूज कहाँ से आता है, उसकी पीछे की थियरी है 5W+1H, वो याद रखने की कोशिश करेगा, हर एक मूवमेंट को इस तरह से तोड़ने की कोशिश करेगा। आई गेस वी कैन स्टार्ट विद द स्वदेशी मूवमेंट।